देश में लगातार जब से बीजेपी की सरकार आई है और उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो सच्चर कमेटी को लेकर लगातार बयान आते रहे। उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात हुई, चाहे वो आरक्षण के जरिए हो, उनको संवैधानिक अधिकार के तहत, या उनको किसी तरह से फाइनेंशियली आर्थिक रूप से मदद की जाए। लेकिन उस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में रख दिया गया। जब से नई सरकार बनी, बहुमत की सरकार बनी, लेकिन उसके बाद एक दूसरे तरीके से हमला होना शुरू हुआ, कभी गाय के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। मेरे साथ जेएनयू के कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं जो मुस्लिम समाज से आते हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ये लोग इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं और आगे भविष्य में पूरा मामला किस तरह से करवट लेगा, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। सर, क्या लगता है आपको कि जो मुस्लिमों के हालात हैं, एक रिपोर्ट अभी आई थी कि सबसे कम ग्रेजुएट जो हैं वो मुस्लिम समाज में हैं, तो इस पूरे और वो घट रहा है, जबकि शिक्षा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, सबके अंदर सुलभ होना चाहिए था। तो इस पूरे इसकी क्या वजह देखते हैं आप? आज़ाद भारत में जो 70 साल का जो सफ़र रहा है हमारी आज़ादी का, उसका अगर आप आकलन करें, उसका अगर जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुसलमान ख़ास तौर से अल्पसंख्यकों में मुसलमान हर क्षेत्र में पिछड़ते चले गए। आज़ादी के समय मुसलमानों की जो नुमाइंदगी थी, उनका जो रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व था सरकारी मुलाजमतों में और हर क्षेत्र में, वो 33.5% था। जाहिर है कि आज सूरत ये है कि अब मुसलमान 3% भी सरकारी मुलाजमतों में नहीं हैं। कुछ महकमे तो ऐसे हैं जहां वो 0 पॉइंट पे कुछ पे हैं। वो जाहिर है कि ये स्थिति पैदा हो गई है। अभी 2011 का सेंसस जो जारी हुआ है, उस सेंसस के आधार पे जो शिक्षा के मैदान में मुसलमान कहाँ खड़े हैं, उसके आंकड़े जो अभी कोई 1 महीने पहले आए अखबारों में, वो आंकड़ा ये कहता है कि इस देश में मुसलमान शिक्षा के मैदान में सबसे पिछड़े हुए हैं। उस आंकड़े के मुताबिक 42.7% मुस्लिम्स आज भी अनपढ़ हैं, बिल्कुल इलिटरेट हैं, अशिक्षित हैं। नहीं, ये डेटा है, लेकिन आपको आपको क्या लगता है, आप जेएनयू में प्रोफेसर हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं, तो इसकी क्या वजह है? क्या इकोनॉमिकल एक आर्थिक वजह तो है, लेकिन उसके बाद क्या वजह है? क्या वो पढ़ने नहीं जा रहे हैं, या उनके पास सहूलियतें नहीं पहुंचाई जा रही है, उनके घर के आसपास स्कूलें नहीं खोली जा रही हैं? क्या वजह, सरकार की तरफ से किस तरह की पहल होनी चाहिए थी जिसको आप नहीं देख रहे हैं? जाहिर है कि इस सवाल का जवाब दोनों तरह से, जाहिर है कि इसके ज़िम्मेदार दोनों सतहों पे लोग हैं। व्यवस्था है ज़िम्मेदार, क्योंकि ये व्यवस्था की ज़िम्मेदारी है, सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वो देश के हर वर्ग और हर समाज के लोगों के लिए बराबर तरक्की के अवसर उनको प्रदान करे, और हर तरह की जो जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो शिक्षा के हवाले से हो, ये उनकी जो मईशत, उनकी जो इकोनॉमी है उसके हवाले से हो, उसके लिए जाहिर है कि पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शंस ले। वो अफर्मेटिव एक्शन इस समाज में हमारी व्यवस्था ने, हमारी सरकार ने नहीं लिया। कांग्रेस की सरकार ज़्यादातर, आप समझेंगे 70 सालों में कम से कम 55-60 साल कांग्रेस ने हुकूमत किया इस देश पे। कांग्रेस ने कभी मुसलमानों के मसले को संजीदगी से नहीं लिया, सिर्फ मुसलमानों को एक वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया। दूसरी पार्टियां भी उसी रास्ते पर चलती रहीं, और उसके कारण मुसलमान हर मैदान में, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो आर्थिक फील्ड हो, हर जगह वो पिछड़ते चले गए। जाहिर है कि जो समाज आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा, लाजमी तौर पर वो शिक्षा के मैदान में भी कमज़ोर होगा। ये ज़रूरत इस बात की थी कि सरकार इन पहलुओं को, इन समस्याओं को एड्रेस करती, ताकि मुसलमानों में, आपने बिल्कुल सही कहा कि उन क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया जाता जहाँ मुसलमान बड़ी संख्या में हैं, वहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शैक्षणिक संस्थान बनाए जाते जहाँ उनको एजुकेशन में आगे लाया जा सकता। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट साफ साफ ये कहती है कि इस देश में मुसलमान कई क्षेत्रों में इतने पिछड़े हुए हैं कि शायद वहाँ वो दलित भाइयों से भी ज़्यादा पिछड़ गए हैं। उसका कारण ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस संविधान को बनाया था, तो उन्होंने ये कोशिश की थी, पूरी इस बात की गारंटी दी थी कि समाज के हर वर्ग को जस्टिस मिल सके, इंसाफ मिल सके, शिक्षा हो या उनका प्रतिनिधित्व हो, हर फील्ड में उनको मिल सके। इसीलिए उन्होंने आरक्षण का भी प्रावधान रखा कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो बिल्कुल पिछड़ चुका है समाज में, उनके लिए ऐसे अफर्मेटिव एक्शंस आरक्षण के रूप में कि वो उनको बराबर का दर्जा मिल सके, वो आगे आ सकें। बाबा साहब ने उस समय मुसलमानों के लिए भी इस प्रावधान को पेश किया था
कि माइनॉरिटी के लिए भी होना चाहिए, लेकिन खुद माइनॉरिटी के कुछ लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने ये समझा कि हम तो शिक्षा के मैदान में और दूसरे तमाम सरकारी नौकरियों में, जॉब में आर्थिक रूप से हम संपन्न हैं, हमें किसी आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। और उनको ये विश्वास था कि बाबा साहब के रहते हुए, बाबा साहब के जैसे सोशल जस्टिस और इंसाफ को इंश्योर करने वाले व्यक्ति की रहते हुए शायद हम लोगों के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। लेकिन वो नाइंसाफ़ी हुई। पिछले 70 वर्षों में मुसलमान उस नाइंसाफ़ी से गुजरे और उनको एक तरह से वंचित समाज का हिस्सा बना दिया गया। उनको शिक्षा के क्षेत्र में, उनको आर्थिक क्षेत्र में हर तरह से पिछड़ा बना दिया गया। कोई एक्शन ऐसा नहीं उठाया गया। रिजर्वेशन ही एक एक्शन नहीं होता। अगर आप रिजर्वेशन के हवाले से देखें तो एक अफर्मेटिव एक्शन है वंचित समाज को आगे लाने का, वो बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन उसके अलावा भी ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत थी, क्योंकि हम एक डाइवर्सिटी वाले समाज में रहते हैं। हर आदमी की आर्थिक और शैक्षणिक जो उसका स्टेटस है वो एक नहीं है। इसलिए आपको उस समाज के संरचना के हिसाब से ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि जिसमें डाइवर्स समाज को आप एक बराबरी के दर्जे पर ला सकें और सबको आप समान अधिकार दे सकें। कि आप पार्लियामेंट को देख लें, बहुत सारी असेंबलीज़ को, राष्ट्र जो हमारे राज्यों की असेंबलीज़ हैं, आज इस देश में कम से कम 10-12 ऐसे राज्य हैं जहां एक भी मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है असेंबली में। पार्लियामेंट में मुसलमानों की जो नुमाइंदगी है, उनका जो प्रतिनिधित्व है, वो 2-3% से ज़्यादा नहीं है। तो जब आप डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में, जो पार्लियामेंट है, संविधान है और दूसरे जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं, वहाँ पे अगर आप वंचित समाज को, पिछड़े समाज को, जो आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको और प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, उनके लिए पॉलिसियाँ कैसे बनेंगी, उन पर कार्यान्वयन कैसे होगा। यही वजह थी कि जानबूझ करके जो वंचित समाज है, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, उनको वंचित रखने की एक मुनज़्ज़म साजिश की गई 70 वर्षों में। और उसके नतीजा ये है कि आज मुसलमान और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ में मुसलमान इस समाज का सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग बन के रह गया है। मुस्लिम समाज की बात करते हैं तो महिलाओं के हक़ को लेकर आजकल बहुत डिस्कोर्स है, बहुत चर्चाएं हो रही है। तो क्या लगता है कि एक ये भी बड़ी वजह है कि जो महिलाएं हैं, जो मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं, उनके शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया गया और इसमें वो परिवार के लोगों ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ये भी एक वजह रही कि एक परिवार में जो शिक्षा का माहौल बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया। एजुकेशन के मामले में तो जो बात सर ने कही अभी, ये तो है कि जो हम मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है, मोहल्ले हैं, वहाँ स्कूल और कॉलेजेस की परेशानी तो है ही। और ऐसी जगह जहाँ इकोनॉमिकली लोग कमज़ोर हैं तो वो पहले अपनी रोटी सोचते हैं, बाद में स्कूल होता है। अब तो सरकार ने डे मील का शुरू किया, लेकिन एक बड़े समय तक मुसलमानों के अंदर जो तालीम आई है, उसके अंदर मदरसों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और सरकार उस पर ज़्यादा मेहनत करी है कि हम इसमें बदलाव लाना चाहते हैं, बजाय इसके कि स्कूल खोले, वहाँ पढ़ाई का इंतज़ाम करे। इस पर फोकस नहीं है। फ़र्स्ट लैंग्वेज जिसमें वहाँ का बच्चा पढ़ सकता है, आसानी से सीख सकता है, वहाँ उर्दू टीचर्स या उनकी मादरी ज़ुबान में पढ़ाने वाला टीचर नहीं है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जब मर्द ही नहीं पढ़ पा रहे हैं तो औरतों का तो नंबर, जाहिर सी बात है, हमारे समाज में दूसरे नंबर पे आता है। बदलाव आ रहा है। हालांकि इस मुसलमानों की तारीख़ में रहा है कि औरतों ने उनकी जितनी तालीम रही है वो अपने बच्चों को सिखाई हैं। नमाज़ पढ़ना सिखाए, कुरान पढ़ना सिखाया, ये जो बेसिक्स हैं, गिनती गिनना सिखाया, जो उनको आता था वो सिखाया। लेकिन जो इंतज़ामिया की तरफ से होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से जो इंतज़ाम होना चाहिए, इसमें बहुत बड़ी कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, महल्लों से दूर। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हमारा जो जनरेशन था, हमारे साथ कई बच्चे ऐसे थे जो फर्स्ट जनरेशन स्कूल में आ रहा, फर्स्ट जनरेशन पढ़ा। सच्चर की आपने चर्चा की, मेरा ख़्याल है कि गल्फ़ इकनॉमी में के आने के बाद, ऑयल इकनॉमी जब बूम हुआ और हमारे यहाँ से लोग वहाँ मजदूरी करने गए, उसकी वजह से मुसलमानों की थोड़ी सी बेहतर हालत आप सच्चर में देख रहे हैं। अगर वो इकनॉमी उसमें ना जुड़ा होता और वो वहाँ से वो पैसे कमा करके आ करके अब शहरों में अपने बच्चों को पढ़ाने न भेजे होते तो सच्चर का रिपोर्ट और भी बुरा होता। तो व्यवस्था पूरी चरमरा रखी है। एजुकेशन का एम्फेसिस धर्म में, इस्लाम में बहुत है। पहली
आयत पहला जो वर्ष उतरा है उसके अंदर पढ़ने पर ताकीद की गई है। उसके नतीजे में मदरसों का निज़ाम सारे मस्जिदों में बनाया गया, पढ़ाया गया। लेकिन जब इकनॉमिक सिस्टम चेंज हुआ, उस मदरसे की पढ़ाई का रिकॉग्निशन नहीं है, उस पर कोई नौकरी नहीं है, तो उसका अल्टरनेट जो सरकार की तरफ से आना चाहिए था उन मोहल्लों के अंदर, वो नहीं आया। तो इस तरह से देखिए, एक समाज के रूप में जब आपके पास शिक्षा ना हो तो फिर राजनीतिक चेतना की भी आप उम्मीद बहुत कम कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तभी एक राजनीतिक चेतना बनती है। क्या लगता है आपको कि जो मुस्लिम समाज में जो लीडरशिप को लेकर एक क्राइसिस रहा, हमेशा डर दिखाया जाता था कि आप हमें वोट दीजिए नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, तो क्या लग रहा है मुस्लिम समाज अब इस चीज़ को समझने लगा है, वो इस डर से निकलने लगा है और वो अपने लीडरशिप की तरफ और एक जो यूनिटी है, जो बहुजन यूनिटी है, उसकी तरफ आप बढ़ते हुए देख रहे हैं? वही एक चॉइस है, वही एक ऑप्शन बचा हुआ है कि एक डर दिखाने की बात की गई। आप देखेंगे कि मुस्लिम समाज की जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़ापन रहा मुस्लिम समाज में, रघुनाथ मिश्रा कमीशन की या सच्चर कमेटी, जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उससे सिर्फ तथ्य सामने आए, वो बातें तो पहले से मौजूद थीं। तो इस कम्युनिटी को एक बहुत बड़ी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ इस वक्त, वो ये था, एक मानसिकता ऐसी पैदा की गई। मैंने बहुत सारे ऐसे लेख लिखे हैं जिसमें मुस्लिम समाज में तालीमी जो यानी शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे लाने की बात की गई और ये कहा गया कि हमारे जितने दुख दर्द हैं, हमारी जितनी परेशानियां हैं, हमारी जो आर्थिक समस्याएं हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो असुरक्षा की भावना है, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी तालीम से, हमारी एजुकेशन से, शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों को आगे आने के लिए, मुसलमानों को शिक्षित बनाने, अगर जब 1876 में सर सैयद से ये तहरीक शुरू होती है शिक्षा के क्षेत्र में, और बहुत बड़ा देन था सर सैयद का, उसके बाद से टाइम टू टाइम, समय समय पर, और ख़ास करके स्वतंत्र भारत में 1947 के बाद मुसलमानों के सामने एक तरह की ऐसी स्थिति पैदा की गई, और ये बहुत जानबूझकर की गई कि उनके अपने सर्वाइवल में लगे रहे कि हमको अपने अस्तित्व को किसी तरह बचाना है। सच्ची बात यह है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं उनमें एक तरह की मानसिकता ऐसी पैदा हुई। मैंने खुद बहुत सारे लोगों से ये बात कहते हुए सुना, हमने पूछा कि आपने अपने बच्चे को 8वीं के बाद क्यों स्कूल भेजना बंद कर दिया, 10वीं के बाद क्यों स्कूल भेजना बंद कर दिया, तो कहा कि नौकरी तो मिलने से रही, हमको नौकरी तो मिलेगी नहीं। तो ये जब मन में बैठा हुआ है कि हमें हमारी रोजी रोज़गार, तो भाई जब हमें दुकान खोलनी है, हमें पंचर बनाना है, साइकिल की रिपेयर की दुकान खोलनी है, हमें जब ढोल नगाड़ा बजाने का काम करना है और अपनी जीविका चलानी है किसी तरह से, तो मामला सब जीविका पे आ गया हो, तो उसमें वो मानसिकता पैदा की गई। आप ये देखेंगे कांग्रेस का शासनकाल रहा, कांग्रेस अगर ने कभी कुछ सिंबॉलिक सांकेतिक सतह पे भी कुछ करना चाहा कभी भी कम्युनिटी के लिए, तो एक पूरी दक्षिणपंथी पूरी जमात बैठी हुई है जो तुष्टीकरण की नीति पे चल रहे हैं, तुष्टीकरण की नीति पे चल रहे हैं। अगर सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार, वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। और एक और बात रही कि जो राजनीतिक लाइन थी, वो उनकी नीयत कभी साफ़ नहीं रही मुसलमानों को लेकर के आगे लाने करके। मुझे लगता है कि उनकी नीयत में खोट था, इसलिए मुसलमानों को शिक्षा की प्रति। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि खासकर मैं सोशल मीडिया के आने के बाद मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि एक नई जागृति मुसलमानों में, खास करके जो नौयुवा हैं, जो युवा पढ़ रहे हैं, वो अपनी शिक्षा को लेकर के सचेत हैं, थोड़ी बेहतरी आई है और अधिक बेहतर की हम उम्मीद करते हैं। राजनीतिक रूप से जो बात करें तो जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि चुनावों में आपको राजनीतिक तरीके से लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए, तो क्या लगता है मुस्लिम समाज, चूँकि देश इस तरह से बना है कि कोई एक जाति, एक वर्ग का आदमी सत्ता में आ नहीं सकता है, तो एक गठबंधन की ज़रूरत है, एक अलायंस की तरह से चल रहा है। कांग्रेस पर हमेशा आरोप लगता रहा कि वो मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर रहा है, जबकि हालात बद से बदतर होते गए, लंबे समय तक रहा। बीजेपी को एक पॉलिटिकल राइवल के रूप में मुस्लिम समाज देखता है। तो ऐसे हालात में क्या लगता है आपको, एक उम्मीद कहाँ से दिख रही है आप लोग को, और क्या लगता है कि कहाँ मुस्लिम समाज अपने लीडरशिप के साथ, कोई तो राजनीतिक धुरी है जिसके साथ वो जाना चाहेगी? राजनीतिक रूप से अगर आप देखें तो आज़ादी के बाद मुसलमानों ने अपनी कोई पार्टी नहीं बनाई, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई। उस मुसलमानों को बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर पूरा विश्वास था और मुसलमानों ने अपनी कोई पार्टी नहीं बनाई। वो इस बात को साबित करता है कि मुसलमान इस देश में एक सेकुलर सिस्टम में विश्वास रखते हैं और एक सेकुलर सिस्टम को सपोर्ट करना चाहते हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे कि वो कांग्रेस को सपोर्ट करते आए, कुछ राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनको सपोर्ट करते हुए आए, और बिल्कुल एक सेकुलर बेसिस पर उन्होंने अपनी राजनीतिक दिशा अपनी मुतय्यन की थी, डिसाइड की थी। लेकिन हालात अगर इस तरह के हो जाएं कि जहां आप बिल्कुल
एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं कि जहां शिक्षा आपके अंदर आपके पास न पहुंच सके, आप शिक्षा आपकी पहुंच से बाहर हो जाए, मुलाजमतों में, सरकारी नौकरियों में आपके लिए कोई जगह न रहे, तो जाहिर है कि बहुत गंभीर चिंता का विषय है। और आज का नौजवान जो नई नस्ल है वो इन विषयों पर बहुत संजीदगी से गौर कर रहा है। अब वो डिसाइड कर रहा है, वो चाहता है कि डिसाइड करे, अपने अधिकारों को एसर्ट करना चाहता है, अलग से एक दुकान खोल करके अपनी पार्टी बना करके नहीं, बल्कि वंचित समाज के उन हिस्सों के साथ, उन वर्गों के साथ अपने आप को जोड़ करके अपनी लड़ाई उनके साथ मिलकर लड़ना चाहता है। इसी वजह से अब एक नई मानसिकता बन रही है, एक नई सियासी ध्रुवीकरण देश में बन रही है और आज दलित, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग साथ आ रहा है। नई नस्ल में ये जागरूकता आई है, बेदारी आई है और उनको ये लगने लगा है कि अब इसके सिवाय हमारे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही वो इत्तेहाद है, यही वो एकता है जो हमें सही लोकतंत्र की ओर ले जाएगा और हमारे अधिकारों से हमें जाहिर है कि आशना करेगा, हमारे अधिकार हमें दिलाएगा। इसी वजह से अब आप देखेंगे कि ख़ास तौर से इधर पिछले 2 वर्षों के अंदर जिस तरह की चेतना आई है, दलित समाज के साथ मुसलमान मिल करके काम करना चाहता है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या देश हो, हर जगह वो चाहते हैं कि दलित समाज के साथ मिल करके काम करें। अभी ऊना में आपने देखा जो जिस तरह से वहाँ दलित समाज को गौ रक्षा के नाम पर वहाँ मारा पीटा गया बेदर्दी के साथ, जिस तरह से अखलाक के साथ जो रवैया हुआ दादरी में, उसी तरह से बहुत सारे राज्यों में गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों को पकड़ के पीटा गया, दलितों को पकड़ के पीटा जा रहा है। इन सब से उस एकता की तरफ एक रास्ता बन रहा है, लोग साथ आ रहे हैं, बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली हम जिसको कहते हैं, बिना किसी पहले से प्रयोजन के वो एक साथ आ रहे हैं, प्राकृतिक मतलब बिल्कुल एक नेचुरल वे में वो साथ आ रहे हैं, स्वाभाविक रूप में साथ आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत स्वाभाविक एकता है और इसी एकता से एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होगी जिसमें तमाम लोगों को उनके अधिकार मिल पाएंगे, किसी भेदभाव के बगैर एक सोशल जस्टिस मिल पाएगा। ये मंत्र अब मुसलमानों की नई नस्ल को समझ में आने लगी है, ये बात समझ में आने लगी है और हमारा देश अब हमारे देश की राजनीति में इसी एकता से एक नई दिशा, एक नई सुबह का आगाज़ होगा। प्रधानमंत्री जी लगातार अब जब से यूपी चुनाव का प्रेशर है, अभी उन्होंने अपने पार्टी की जो बड़ी बैठक थी उसमें कहा, तो क्या लगता है यूपी चुनाव के बाद उनको मुसलमान के बारे में उनको चिंता सताने लगी है या सचमुच बीजेपी का रुख आपको लग रहा है कि भरोसे लायक हो रहा है? भरोसे लायक तो नहीं हो रहा है, वो असल में मुसलमानों की चिंता सताने लगी है। वो उसका बेसिक कारण जो है वो मुसलमानों दलितों की एकता का है। ये कोई छोटी बात नहीं थी जब ये अभी जब शुरू हुआ है, खासकर गुजरात में ऊना की घटना के बाद और दूसरी जगहों पे, तो ये देश के अंदर एक बड़ी चेतना पैदा हुई है और इस वक्त लगा कि उनका जो पॉलिटिकल आंकड़ा है, जो गणित है, वो गड़बड़ाने लगा है कि जहाँ अगर उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद मुसलमान राजनीतिक रूप से मुसलमान और दलित एक साथ खड़े हो जाते हैं तो राजनीतिक रूप से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और यही बेचैनी थी कि प्रधानमंत्री से ऐसे ऐसे शब्द गौरक्षकों के बारे में कहलवा दिया, वरना वो अंदर की कोई बात नहीं थी। ये इतनी चेतना देश के हर नौजवान में है, वो समझता है, वो जानता है कौन दिल से बोल रहा है, कौन मजबूरी में बोल रहा है और क्या आपको बोलना पड़ रहा है। यही बात समझने की भी थी कि दलित मुस्लिम एकता की बात जैसे सामने आई और जैसे दोनों एक साथ खड़े हुए, तो आप महज खड़ा होने से आपकी बेचैनी शीर्ष स्तर पे बिल्कुल प्रधानमंत्री की सतह तक अगर बात पहुंच रही है और बेचैनी वो बौखलाहट दिखाई दे रही है तो वो अच्छी बात है। और ये जब साथ आएंगे तो उसके परिणाम भी नज़र आने वाले हैं, ये बिल्कुल निश्चित है, इस पर कोई दुविधा अब नहीं है। आप किसी देश से युद्ध जीत सकते हैं, भारत एक बड़ा देश है, आप किसी से भी जीत सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके ही देश में लोग पढ़े लिखे हों, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत मजबूत हो। लेकिन जब आप देश के जातीय व्यवस्था को देखेंगे, धार्मिक व्यवस्था को देखेंगे, तो हर 100 में से 90 जो आपको गरीब मिलेगा वो जातिगत हाशिए पर जो है या जो धार्मिक रूप से हाशिए पर, वही लोग गरीब हैं। इसलिए आप लड़िए, खूब मजबूत बनिए, सामरिक रूप से मजबूत बनिए, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप अपने देश के लोगों को ज़्यादा मजबूत बनाइए, ज़्यादा सफल बनाइए, ज़्यादा उनको मजबूती दीजिए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उनको सम्मान मिले, तभी आप एक देश के रूप में मजबूत होंगे और तभी किसी दूसरे देश को आप हरा सकते हैं, डरा सकते हैं या उन्हें धमका सकते हैं। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।